हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ये PYQ हैं, ठीक है। और ये PYQ किसके हैं? ये हिस्ट्री के PYQ हैं, जिसमें से NTPC के लिए विशेष कर है। वैसे तो पूरे रेलवे एग्जाम के लिए है, लेकिन NTPC विशेष कर के लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और ये PYQ हैं, और सारे में प्रश्नों को जो डिटेल में भी बताऊंगा आपको क्या कुछ कैसा है। इसमें से मैं आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत तीनों प्रकार के इस वीडियो में प्रश्न रहेंगे। और ये जो प्रश्न है आपको 150 प्लस यानी कि लगभग 160 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम में नीचे जाएंगे। टेलीग्राम में क्या है, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे जाकर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, एक हमारे इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा हम अपनी स्पीड बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि हम आपको 150 से प्लस क्वेश्चन करवाने वाले, 150 से प्लस क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो है PYQ में, याद रखिएगा। आप बाद में अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ। तो दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम कहते हैं, जिसे आज हम किसके क्या कहते हैं, तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहा जाता है। तो दूसरा इसका सही उत्तर होगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे क्या है, एक इंडिया है, ठीक है। और इंडिया में भी ये देखिए, ये उत्तर दक्षिण, ये क्या होता है, पूरब है, ये पश्चिम है। उसमें से कह रहा है पश्चिमी भारत, ठीक है। यानी कि इधर, यानी कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, इधर ही पाकिस्तान है, इधर ही पश्चिमी भारत है। तो इधर क्या है, फली फूली सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। 4 हमारा यहाँ से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। तो नटराज मूर्ति पत्थर से बनी हुई, ये मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो उसका इसका सही उत्तर, सॉरी याद माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा चौथा नंबर, यानी कि हड़प्पा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से संबंधित है। तो किस समय अवधि से संबंधित है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो क्यों, कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो ये उरुक, क्या उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। बाकी हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है और लोथल है। तो यहाँ से सही उत्तर दूसरा हो जाएगा हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। तो कौन सा पशु था जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उसमें अधिकतर देखा जाता था, तो बैल था। क्या, बैल। दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा था, और हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। किसके द्वारा की गई थी, हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी, ठीक है। और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सी नंबर, ईंटों से बनी इमारतें। क्या, ईंटों से बनी इमारतें। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनका निर्माण, संकटाई, धातुकार, मोहन निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो कौन सा स्थान था, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चनहूदड़ो। इसका 4 चनहूदड़ो। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है। तो किस स्थान का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है, ये आपको बताना है। ये दिया गया है गंगा। कौन सी नदी है जिसका नाम एक बार ऋग्वेद में दिया गया, वो गंगा नदी है। और सर्वाधिक बार सिंधु नदी का नाम दिया गया है। अगला है, उपनिषद में निम्न में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया है। तो किसका, गार्गी का किया गया है। हमारा तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित मृधरवाच्य का तात्पर्य है, यानी कि जो मृधरवाच्य ऋग्वेद में वर्णित एक शब्द है उससे का क्या मतलब है। तो उसका हमारा मतलब क्या है, जो वह जो बलि नहीं देता उसे मृधरवाच्य ऋग्वेद में कहा गया है। तो दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा तीसरा, ऋग्वेद को पाठ करने और सुनने के बजाय पढ़ा जाता था। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है।
तो किसको कहा जाता है? ये सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद को। यानी कि जो सामवेद में है संगीत के बारे में बताया गया है, इसलिए इसे गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीतों का योग भी कहा गया है। अगला है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है? देखिए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं, जिसे 10 पुस्तकों में क्या व्यवस्थित किया गया है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है मंडल कहा जाता है। क्या? मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। अगला है, उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद माने जाते हैं, यानी कि कितने उपनिषदों में से मुख्य उपनिषद माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो 108 उपनिषदों में से जो 11 उपनिषद है सही माने, यानी कि मुख्य माने जाते हैं, तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था? जो वैदिक काल में राजाओं द्वारा जो प्रजा से टैक्स लिया जाता था उसको बलि कहा जाता था। क्या? बलि कहा जाता था। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो यजुर शब्द का अर्थ है त्याग। क्या है? त्याग है। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है? तो किस वेद में जो रोगों का उपचार दिया गया? अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में दिया गया है। चौथा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक राजधानी शहर नहीं था? तो कौन से एक राजधानी शहर नहीं था? अवंती एक जो है राजधानी शहर नहीं था। दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, प्राचीन शहर चंपा को जाना जाता है, तो जाता है महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो प्राचीन शहर, तो इसका सही उत्तर अंग होगा। क्या होगा? अंग होगा यहाँ से। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? देखिए पूछा गया प्रश्न था सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो ट्रुथ एलोन या ट्रायम्फ, यानी कि ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसका सी, यानी कि इस तरह देखा जाए तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। तो किस महाजनपद से होकर बहती थी? गंगा और सोन जैसी नदियां मुख्य रूप से किन महाजनपद से होकर बहती थी? तो मगध महाजनपद से होकर बहती थी। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब महाजनपदों की राजधानी आप देख लीजिए एक बार। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा नगरी थी। मगध राजधानी क्या थी? मगध की, तो मगध की राजगृह या पाटलिपुत्र थी। काशी की वाराणसी थी। गंधार की तक्षशिला थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। कौशल की श्रावस्ती अयोध्या थी। सूरसेन की मथुरा थी। और कंबोज का हटका राजापुर। और मल्ल की क्या थी? कुशीनगर थी। वत्स्य की कौशाम्बी थी। और चेदी की सुक्तिमती थी। और मत्स्य का विराटनगर। पंचाल की कंपिल्य थी। और वजी का क्या था? वैशाली, विदेह या मिथिला थी। तो ये कुछ प्रकार से मुख्य कुछ राजधानियां थी, जैसे कि अवंती की क्या थी? उज्जैन थी। और अस्मक की क्या थी? पोटली थी। तो इस कुछ प्रकार से 16 महाजनपदों की क्या थी? राजधानियां मैंने आपको बता दी। अगला है, महाजनपदों के राजाओं ने किलों का निर्माण करवाया क्योंकि यह प्रदान करते थे। तो ये सुरक्षा प्रदान करते थे, इसलिए इन्होंने किलों का निर्माण करवाया था, घेराबंदी का निर्माण करवाया था। अगला है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणित व लिखित भजन शामिल है वो कितने हैं? तो वो कितने ऐसे हैं? वो 1028 हैं, यानी कि 1028। दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है? तो कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है? तो 27 का सही उत्तर अथर्ववेद हो जाएगा। क्या होगा? 27 का सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो किस पुस्तक को कहा जाता है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा सामवेद। किसको? सामवेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विशिष्ट दैत्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्ट दैत्य दर्शन के संस्थापक थे वो निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो कामरूप। बाकी कौशल, अंग और कुरु थे, तो कामरूप नहीं था। तो 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? तो जो है सत्यों में से नहीं, जो भगवान बुद्ध ने 4 जो सत्य बताए थे उसमें से एक नहीं है। क्या है? यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुखों से बचा जा सकता है। गलत है। यदि कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो दुख और हमारे पास आते हैं, ना कि दुखों से बचा जा सकता है। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो रानी माया देवी ने
साल के पेड़ के नीचे जो है गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें त्रिरत्न का क्या अर्थ है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा बुद्ध धम्म या धम्म और संघ। तो बुद्ध धम्म और संघ, तो त्रिरत्न का ये संबंध है, बुद्ध धम्म और संघ। तो दो यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। जो सेकंड बौद्ध संगीति थी किसके द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी, तो ये काला शोक के द्वारा जो है वैशाली में आयोजित की गई थी। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। और बहुत ही प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब मैं आपको चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बौद्ध संगीति है प्रथम बौद्ध संगीति। इसकी जो है ये सब कब की गई थी, तो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। कहाँ की गई थी, राजगृह में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासन किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात है, दूसरी है द्वितीय बौद्ध संगीति, तो 383 ईसा पूर्व में की गई थी। कहाँ की गई थी, वैशाली में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, सोसाबा कामी उस समय उसके अध्यक्ष थे। और काला शोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि अभी प्रश्न मैंने आपको करवाया। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति, 255 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र में हुई थी, यहाँ से एक। और ये पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगली चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि चौथी बौद्ध संगीति, ये 100 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि 1 ईसा पूर्व। और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र इसके इस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो टोटल जो है बौद्ध संघ में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ये चारों मैंने आपको बता दिया। अगला है जातक कथाएं से संबंधित है। तो जातक कथाएं निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो जातक कथाएं जो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, हमारा इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। तो जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है दीर्घा निकाय लंबे प्रवचनों एवं का एक संग्रह है जो क्रमशः शिलाखंड, महावाग्या और पथेय नामक 3 खंडों में विभाजित है। तो 3 खंडों में जो विभाजित है, तो इसका सही उत्तर होगा 34। क्या होगा, 34 जो 34, ठीक है। तो इसका सही उत्तर चौथा हमारा होगा। अगला है बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है। तो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था, कितने शिष्यों को, 5 शिष्यों को। उसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, उस घटना को क्या कहा गया है, तो बौद्ध धर्म में जो है उस घटना को किस नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। तो यहाँ से चौथा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो कौन सा राजा था जो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो देखिए आप, चौथी बौद्ध संगीति है, उस समय राजा कौन था, उस समय राजा था कनिष्क। तुम्हारा तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। तो उस बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें भिक्षुओं के लिए क्या नियम शामिल है, यानी कि उनके रूल एंड रेगुलेशन है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है विनय पिटक नाम है, ठीक है। 2 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक उन्होंने ध्यान किया था, तो उस स्थान का नाम है प्राग बोधि। क्या नाम है, प्राग बोधि। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। जो प्रथम जैन संगीति, अभी तक बौद्ध संगीति की बात हो रही थी, अब हमारा आता है जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अब देखिए, अब जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको विशेष रूप से कुछ 2-3 चीजें याद रखनी जैन धर्म में। पहला, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन था, तो अगर आपसे मात्र संस्थापक पूछे तो आपको ऋषभदेव बताना है, ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभनाथ या ऋषभदेव। अगर आपसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको महावीर स्वामी बताना है, ठीक है। तो वहीं पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कुल जैन धर्म में कितने 24 तीर्थंकर हुए, और महावीर स्वामी जो यही 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, और सुमित्रनाथ जो है 5वें तीर्थंकर थे। अभिनानंद चौथे जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे, और 24वें नंबर के खुद जो है जैन तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। ये आपको याद रखना है। अगला है कि वह आयु में महावीर ने गृह त्याग
दिया और निर्वाण की खोज में वन चले गए। तो कितने वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग दिया था? तो कितने 30 वर्ष की आयु में, कितने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया था। अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है वो अहिंसा है। क्या? अहिंसा। दो यहां से सही उत्तर होगा। अगला है, महावीर के उपदेश में संकलित किए गए थे जिन्हें अंग कहा जाता था वो प्राकृतक भाषा में लिखे गए थे। तो जिन्हें प्राकृतक भाषा में लिखे गए थे उन्हें अंग कहा जाता था, वो उपदेश में संकलित थे। तो कितने खंडों में संकलित थे? तो ये खंड कितने थे? तो 12 खंडों में संकलित थे। 4 यहाँ से, यहाँ से क्या सही उत्तर होगा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा था और उनके शिष्य कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो कौन से वो शिष्य जो श्रवण बेलगोला चले गए थे जब दक्षिण बिहार में एक भयंकर अकाल पड़ा था? तो उनके शिष्य का क्या नाम था? तो भद्रबाहु उनके शिष्य का नाम था। क्या नाम था? उनके जो शिष्य का नाम था भद्रबाहु। ठीक है, तो यहां से हमारा तीसरा यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? तो जिन का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो वर्धमान महावीर के संबंध में ऐसा कौन सा कथन है 4 कथनों में से जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन है? तो ये कथन है तीसरा, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। ये कथन गलत है। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या विवाह किया था? उनकी एक पुत्री भी थी, उनका दामाद भी था जिनका नाम जामली था, जो पहले शिष्य बने थे जैन धर्म के। तो वो थे उनकी एक पुत्री भी थी। ठीक है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अगला है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अपने अंतिम तीर्थंकर महावीर के प्रतीक क्रमशः क्या थे? तो प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे इनके प्रतीक चिन्ह क्रमशः क्या थे? तो अगर बात करें ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह कहाँ था? तो ऋषभ था। और जैन धर्म के बाद उनकी बात करें, महावीर स्वामी की बात करें तो उनका सिंह था। तो ये आपको प्रतीक चिन्ह याद रखना। चौथा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका हमारा देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन। तो पहला कह रहा है जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है विजेता, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वर्धमान महावीर जैनियों के पढ़ते तीर्थंकर थे, ये दूसरा गलत है। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर मैंने बताया। तो केवल एक सही है हमारा, यहाँ से एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था? देखिए महावीर की पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी, इनका विवाह जामली के साथ हुआ था। किनके साथ? जामली के साथ हुआ था। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? तो किसको अमित्र घात कहा जाता था? तो बिंदुसार। किसको? बिंदुसार। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सा साहित्य स्रोत यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने यानी कि पराजय के लिए चड़क की सहायता प्राप्त की? तो कौन सा साक्ष्य है जो बताता है? तो मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? ये विशाखदत्त ने लिखा था। ठीक है, आपको याद रखना है। और इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य लिखी है। अगला है, जिन्हें चड़क भी कहा जाता है। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या है? तो मौर्य काल में जो समाहर्ता का अर्थ निम्न से क्या माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। तीसरा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है PYQ हैं, ये आपको याद रखना है। रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्न है और मैं इस वीडियो में आपको 160 प्लस प्रश्न करवाऊंगा। और सारे प्रश्न क्या है? ये PYQ हैं। आप NTPC का पेपर देना, ALP का पेपर देना हो, आपको कहीं किसी का भी रेलवे में पेपर देना तो पढ़ सकते हैं, रेलवे के बिना भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेलवे के क्या है PYQ है तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस जो रेलवे वालों को दूंगा। अगला है, मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को मौला के नाम से जाना जाता था। क्या? मौला के नाम से जाना जाता था। दूसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा मौला होगा कि वर्धकी होगा, मैं भी इसमें कन्फ्यूज हूँ, मैं इसको आपको बता दूंगा टेलीग्राम में। अगला है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुण पूरा लेख किस लिपि में लिखा गया है? तो पूरा लेख किस लिपि में लिखा गया है? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। क्या? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। चौथा हमारा सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस प्रमुख शिलालेख में ब्राह्मणों और समणियों को सार्वजनिक उदारता का परामर्श दिया था? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा तृतीय शिलालेख। किसमें? तृतीय शिलालेख में दिया था। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्या क्रम के अनुसार से लगाना है। तो सबसे पहला क्रम क्या है, सबसे पहला क्रम है बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ था, इसके बाद कलिंग का युद्ध हुआ था, इसके बाद जो है शुंग राजवंश। तो दूसरा यहाँ से एकदम कालानुक्रम ये क्रम से लग गया। अगला है मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का क्या अर्थ सही है। तीर्थ का क्या अर्थ है, तो तीर्थ का अर्थ है प्रशासनिक विभाग। क्या है, प्रशासनिक विभाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रसार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रवर्तकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो उनके पुत्र और पुत्री का नाम पूछा गया है। तो जो सम्राट अशोक थे उनके पुत्र का क्या नाम था, तो उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा अशोक आ जाएगा और यहाँ संघमित्रा आ जाएगा, सॉरी महेंद्र और संघमित्रा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अंतिम जो श्रवणबेलगोला में चंद्रगिर पहाड़ी पर वहाँ व्यतीत किए थे। और ये स्थान कहाँ है वर्तमान में, ये स्थान वर्तमान में कर्नाटक राज्य में, याद रखिएगा। अगला है किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला जो शिलालेख है सातवाहन वंश में मिलता है। कहाँ, सातवाहन वंश में मिलता है, दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध साटक एक प्रकार का था। तो सबसे प्रसिद्ध साटक एक प्रकार का क्या था, वस्त्र था, याद रखिएगा, चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन किस राज्य के वंश के राजा थे। तो किस राज्य के वंश के राजा थे, ये कण वंश के राजा थे। कहाँ के, कण वंश के राजा थे। चौथा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न क्या है, PYQ है, मैं हर बार कह रहा हूँ, इसलिए आपको विशेष रूप से इनको क्या है सीरियस लेके चलना है। मैं आपको कुछ डिटेल में बता देता हूँ। जैसे हमारे एक शुंग वंश है, शुंग राजवंश, ये लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता में आया था। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो इसके बाद ये क्या सत्ता में आया। फिर अगला है देखो शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है हमारा, फिर प्रारंभ में जो साम्राज्य की राजधानी शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में इसने विदिशा स्थानांतरित कर ली थी। तो ये था शुंग राजवंश के बारे में। अगला है कुषाण राजवंश। क्या है अगला, अगला है हमारा कुषाण राजवंश। तो कुषाण राजवंश के बारे में हम देखेंगे। तो कुषाण राजवंश में क्या कुछ है, तो इसमें है इसकी स्थापना कुजुल कपडेसियस द्वारा की गई थी। यह सबसे पहले एक इंडिको यूरोपीय खानाबदोश जनजाति थी और ये बीच में क्या है कुषाण राजवंश की जिन्होंने स्थापना की था। फिर अगला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का राज स्थापक किसके, सिमुक था। तो इसके संस्थापक कौन था, सिमुक था, पूछा जाता है, याद रखिएगा। वह अशोक की मृत्यु के बाद ठीक बाद सिंहासन पर ग्रहण किया। तो अशोक की मृत्यु के बाद ये राजवंश जो आया था सातवाहन राजवंश। चूंकि छोटे छोटे राजवंश थे लेकिन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको करवा दिया। अगला है मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थियों और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और सौ धर्म को त्याग दिया। तो ये जो है विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। अगला है कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया। तो कुषाण साम्राज्य के बाद पतन के बाद जो पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया, तो पाटलिपुत्र पर जो है सिथिनियन ने, किसने, सिथियन ने जो है अधिकार किया। तो चौथा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रत क्रम है। तो कौन सा सही क्रम है ये आपको बताना। जो हमारा सही क्रम क्या होगा, हमारा इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यूनानी और शक कुषाण। तो दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किन शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर के पुत्र की उपाधि धारण की थी। तो किसने जो है देवपुत्र या ईश्वर के पुत्र की उपाधि धारण किया था। तो ऐसा कौन सा था, तो इसका सही उत्तर कुषाण शासक थे। कौन सा थे, कुषाण शासक। अगला है अब हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये किसका पुत्र था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र का नाम था बिंदुसार और अशोक के क्या थे, पिता थे। 298 ईसा पूर्व में गद्दी में ये बैठे थे और अशोक के बारे में आपको पता है। अगला है
चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है भूमि क्या कहलाती है? तो चोल वंश के अनुसार जो मंदिरों को उपहार में भूमि दी जाती थी ट्रस्ट में, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको निम्न में से जो तिरुनामट्टू कन्नी, तो दूसरा यहाँ से इसको कहा जाता था। ठीक है, दूसरा अगला है अमाचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्न में से किसके रूप में किया गया है? तो अमाचर शब्द का उपयोग किसके रूप में किया? मंत्रियों के उपयोग में किया गया। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन संगम के 5 महाकाव्यों से संबंधित नहीं है? तो संगम के 5 जो महाकाव्यों में से कौन सा एक जो है जो संबंधित नहीं है, ये आपको क्या है बताना है। तो 4 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या होगा? 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। थुरुमुत्रु गत्रपदई, यानी कि इसका चौथा ये 5 में से संबंधित नहीं। अगला प्रश्न हमारा शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे द्वारा लिखा गया था। जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो जिसे जो है इसका हमारा सही उत्तर होगा इंग्लो आदिगल। किसके द्वारा? इंग्लो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संगम युग के तोल कपियम रचना है साहित्य की सबसे बड़ी। तो ये साहित्य की सबसे बड़ी रचना कौन सी है? ये किस भाषा में है, कहाँ है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा तमिल। किसमें? तमिल। तो एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में जो संगम था वो किसको कहा जाता था? जो तमिल कवियों का संघ या मंडल था उसे संगम कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा संगम किसे कहा जाता था? तमिल कवियों का संघ, उनका ग्रुप, उन्हीं को संगम कहा जाता था। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत में कितने संगम आयोजित किए गए थे? तो दक्षिण भारत में कितने संगम आयोजित किए गए थे? तो 3 संगम जो है आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा। अगला है संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो संगम साहित्य की रचना तमिल शास्त्रीय भाषा में हुई थी। 4 यहाँ से इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित शासकों में से कौन संगम काल का चेरा राज्य से संबंधित नहीं था? तो चेरा राज्य से संबंधित नहीं था, तो नेडियन। कौन सा? नेडियन जो है चेरा राज्य से संबंधित नहीं था। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो निम्न में से किन सभाओं में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। कहाँ? मदुरै में हुआ था। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है भारत के इतिहास में के संदर्भ में राजुक शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो राजुक शब्दों का प्रयोग किसके लिए? तो राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। किसके लिए? राजस्व अधिकारी। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? जब कब की गई थी? 5वीं शताब्दी में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गढ़ से संबंधित थी? तो समुद्रगुप्त की जो माता था किस गढ़ से संबंधित थी? तो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना है किनके द्वारा की गई थी? तो हरिसेन के द्वारा की गई थी। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है? तो जो गुप्त काल के प्रथम कुलिक, ये पार्टिकुलर जो शब्द है इसका क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसका अर्थ क्या है? चौथा मुख्य शिल्पकार इसका अर्थ है। क्या होगा? मुख्य शिल्पकार। तो 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन था जो चंद्रगुप्त के 9 जो रत्न थे उनमें से एक है? तो बराह मिहिर। क्या है? बराह मिहिर। 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? जो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उन्हें अग्रहार कहा जाता था। क्या? अग्रहार कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला है गुप्त के सोने और चांदी के सिक्के मुद्राओं में के सिक्कों पर आधारित थे? तो किसके सिक्कों पर आधारित थे ये आपको बताना है। तो हमारा यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? रोमन और किस पर आधारित थे? रोमन और कुषाणों पर। किस पर? रोमन और कुषाणों पर। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा विक्रमादित्य की प्रसिद्ध
किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम था? तो विक्रमादित्य जी किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम था? ये किसका था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। किसका? चंद्रगुप्त सेकंड दूसरा इसका हमारा चौथा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार नहीं है उनमें से, ये आपको क्या है बताना है। तो हमारे यहाँ से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार नहीं, इसमें बैल तथा या बैल या वृषभ का प्रकार 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा है जो ये जो यात्री था जो आया था, भारत आया था? ह्वेंसांग। कौन आया था? ह्वेंसांग आया था। तो हमारे यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसे जुआन जांग भी कहा जाता था, तो दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे ऐसे ही पूछा सकता है ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला है रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में वर्णन करता है। तो किसके बारे में वर्णन करता है? कि हमारा सही उत्तर हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। दूसरे का हर्ष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। अगला हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो हर्षवर्धन किस वंश के थे? ते पुष्पभूति वंश के थे। किसके? पुष्पभूति वंश के। 4 हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। तो कहाँ उन्होंने किया? तो ये किया था कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। इस समय कन्नौज कहाँ है? यूपी में। अगला है दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत किसके साथ हुई? ये किसके द्वारा हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव होगा। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी थी कहाँ स्थित थी? तो चालुक्यों की राजधानी वतापी में स्थित थी। कहाँ? वतापी में स्थित थी। 2 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पल्लव की राजधानी कहाँ स्थित थी? जो पल्लव थे उनकी राजधानी कांचीपुरम में थी। कहाँ? कांचीपुरम में थी। 4 सही उत्तर होगा। अगला है चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चालुक्यों के अधीन ग्राम स्वराज अनुपस्थिति थी। तो दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। हमारे यहाँ से दूसरा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल शिलालेख है? तो ऐहोल शिलालेख किस? तो संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा। अगला है पल्लव साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन जो कथन है इनमें जो है विचार करना। पहला कथन कह रहा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने इक्ष्वाकुओं को हराया और पल्लव साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। दूसरा कह रहा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मणिकवाह सागर के प्रभाव में शैव धर्म ग्रहण किया। तो इसमें से कौन सा जो है सही है? तो 1 और 2 दोनों इसमें से क्या है? सही है। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। अगला है ममलूक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो रजिया सुल्तान। कौन? दिल्ली का सुल्तान रजिया सुल्तान। ये पहली महिला शासिका भी थी, याद रखिएगा। ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके साथ? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला आप देख गुलाम वंश के बारे में कुछ बातें। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि जब वो स्थापना की थी तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुब मीनार की भी इसने नींव रखी थी। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1492 में। भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में अहम भूमिका भी निभाई थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश ने दिल्ली पर 1206 से 1290 ईस्वी तक भी शासन किया था। अगला है बेगमपुरी मस्जिद के शासनकाल के दौरान बनाई गई उनकी नई राजधानी दिल्ली में जनापहाड़ की मुख्य मस्जिद थी। तो उनकी मुख्य मस्जिद थी। तो कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है
दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो शासक थी वो कौन थी? तो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से बात करें दूसरा हमारे यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान, इनका जो कार्यकाल था 1236 से 1240 तक इनका जो कार्यकाल था, याद रखिएगा। ठीक है, ये किनकी बेटी थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। यह गुलाम वंश से थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्होंने 1236 से 1240 के बीच शासन किया। रजिया सुल्तान को विश्व की रानी यानी कि बिल्किस जिहान के नाम से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान की हत्या 15 अक्टूबर 1240 को कर दी गई थी। ठीक है, अगला है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो 1236 में बनी थी। ठीक है, एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 4 साल क्या किया था? शासन किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक रेहला के लेखक हैं जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करता है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा इब्न बतूता। क्या होगा? इब्न बतूता। 3 हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के मूल निवासी थे। तो किस देश के ये मूल निवासी थे? तो किस देश के मूल निवासी थे? तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। किसके देश के मूल निवासी थे? मोरक्को के मूल निवासी। ये सारे प्रश्न जो है PYQ में पूछे गए थे। अगर आपको आप जो है उसमें किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रेलवे में NTPC द्वारा पूछे गए PYQ हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें मैं आपको 160 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। नंबरिंग यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गई है लेकिन 160 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला है 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बंगाल के किस राजा को पराजित किया गया था? तो ये लक्ष्मण सेन को। किसको? लक्ष्मण सेन को पराजित किया गया था। तो बी यहाँ से हमारा, और वैसे देखा जाए तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख जो शासक थे उसमें से दिल्ली सल्तनत की कौन किसके संस्थापक था। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, अगर वहीं बात की जाए खिलजी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, तुगलक वंश का तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का खिज्र खां था। और लोदी वंश का बहलोल लोदी था। याद रखिएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के आदेशों के तहत कुतुब मीनार का निर्माण विश्व की सबसे ऊंची ईंट मीनार 1193 में हुई। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो किसके आदेशों के तहत? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही क्या किया था? कुतुब मीनार की जो है नींव रखी थी। तो यहाँ से हमारा तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पहला मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा जब वह केवल वर्ष का था। जो केवल कितने वर्ष का था? हमारा 70 हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा जब जो वो केवल 12 वर्ष का था। आपको पता बाबर जो है फिर भारत आया था 1526 में, पानीपत की लड़ाई हुई थी और यहीं पे क्या है मुगल वंश की स्थापना इसने कर दिया था इब्राहिम लोदी को हराकर। अगला निम्नलिखित में से ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक का संगीत सीखा। तो किसने 11 वर्षों तक का? तो तानसेन। क्या? तानसेन। दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने को पराजित किया था। तो बैरम खान ने किसको पराजित किया था? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर सही उत्तर हेमू। क्या? हेमू। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हेमू और अकबर के जो सेनापति था मेन अंगरक्षक तो बैरम खान के बीच हुआ था। अगला है लाहौर में बादशाही मस्जिद द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बादशाही मस्जिद बनवाई गई थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। किसके? औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श योग्य कृति नहीं है? तो कौन सा जो भारत के लिए परामर्श योग्य कृति नहीं है? तो शाहनामा। क्या? शाहनामा। ठीक है, तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा।
अगला है अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर जब है कब सम्राट बना था? तो ये 1556 में बना था। कब 1556 में बना था? जब हुमायूं की जो है सीढ़ियों से लुढ़ककर जो है मृत्यु हो गई थी पुस्तकालय की। अगला है शाहजहां की बेटी ने कई राजधानी जहानाबाद दिल्ली की स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था। तो उनकी बेटी का क्या नाम था? तो जो उनकी बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी, उनका नाम जहां आ रहा था। क्या? जहां आ रहा था। तो तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? तो नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो 1739 पे भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था, ये आपको पता है। ठीक है, द्वितीय युद्ध 1556 में, प्रथम युद्ध 1526 में। अगला है भारत का तीसरा मुगल बादशाह था। तो भारत का जो तीसरा मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का जो तीसरा मुगल बादशाह अकबर था। सबसे पहले बाबर आया, सबसे पहले बाबर आया, ठीक है, फिर इसके बाद आया हुमायूं, फिर इसके बाद आया अकबर। ठीक है। अगला है अकबरनामा को कितने किताबों में विभाजित किया गया है? तो अकबरनामा जो पुस्तक है उसको कितने भागों में विभाजित करके देखा जाता है? तो 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। अगला है संस्कृत भाषा में कल्हड़ की राजतरंगी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने इस पर शासन किया था। लेकिन जिन्होंने कहाँ शासन? कश्मीर पे शासन किया था। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कश्मीर का वर्णन निम्नलिखित किस किताब में देखने को मिलता है? तो राजतरंगी में देखने को मिलता है। और राजतरंगी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इन्होंने कल्हड़ ने लिखी थी। अगला है वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद नवाब मस्जिद अली शाह को गद्दी से हटाकर में निर्वासित कर दिया गया था। तो कहाँ उन्हें हटा के जो है भगा दिया गया, निर्वासित कर दिया गया? तो कलकत्ता। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 1680 में छत्रपति शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो उनके अपने पुत्र, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? जो उनको हटा के जो अब भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे, तो उनका सही संभाजी। क्या? संभाजी, छत्रपति संभाजी। तीसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूरा किया गया? तो मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा औरंगजेब के द्वारा। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक पॉइंट है, मैं मिस्टेक पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए सीधा सीधा लिखा है मोहम्मद कुली तुगलक शाह ने 1614 में औरंगजेब द्वारा जो 1693 में पूरा किया गया मक्का मस्जिद के निर्माण की शुरुआत की थी। तो मक्का मस्जिद के निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, जो 1614 में की गई थी। इसकी जो पूर्ति है औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण को पूरा किया गया था। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि मक्का सऊदी अरब से लाई गई ईंटों से, कमीशन की ईंटों से बनाई गई थी। अगला यहीं पर देखिए मिस्टेक पॉइंट क्या है। अगर प्रश्न पूछे कि मक्का मस्जिद का निर्माण किसने शुरू किया, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को बताना है। जबकि प्रश्न पूछे कि ये मक्का मस्जिद किसने बनाई, तो औरंगजेब उसका उत्तर होगा। आपको पता होने तो मैं आपको कंफर्म हो गया हो, यानी कि जो मक्का मस्जिद की शुरुआत मोहम्मद कुली शाह ने किया था। ठीक है। और पूरा निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। सीधा सा इतना ही है बात। ठीक है। अगला है महमूद खिलजी ने हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। तो किसने जो है महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था? तो कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने क्या है, ये महमूद खिलजी को हरा दिया था और चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था, जो कि आज भी है। अगला है खालसा पंथ की स्थापना कौन से गुरु ने की थी? तो जो खालसा पंथ की स्थापना है किस गुरु ने किया था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कितने? श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कृष्णदेव राय वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो ये तुलुब वंश से संबंधित थे। किससे? तुलुब वंश से संबंधित थे। अगला है गुलनाबाद लड़ाई का नेतृत्व महमूद होतकी ने किया और 6 वर्षों लड़ी। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा, इसका होगा 1722। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा जंतर मंतर जो महल है किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था?
तो उनके द्वारा, किनके द्वारा, द्वितीय, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा ऐसे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है महायान शब्द किस वर्ष से संबंधित है? तो महायान वर्ष किस धर्म से संबंधित है? तो महायान वो जो शब्द है ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा यहां से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो जो भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति है निम्नलिखित में से कहाँ है? श्रवणबेलगोला में है और वर्तमान में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। तो गोमतेश्वर प्रतिमा से जुड़ी कुछ खास बातें। इस मूर्ति का निर्माण चबुंद राय ने करवाया था। यह मूर्ति जैन धर्म के सिद्धांतों, शांति, अहिंसा, संसारिक मामलों का त्याग और सादा जीवन का प्रतीक है। यह हर 12 साल में महास्तभिषेक उत्सव मनाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। दूसरा यहां से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है पाल साम्राज्य के संस्थापक राजा गोपाल थे। उन्होंने 750 ईसा पूर्व में पाल समाज की स्थापना की थी। तो कब? 750 ईसा पूर्व में पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और पाल साम्राज्य की राजधानी मुंगेर थी। क्या थी? मुंगेर थी। पाल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर शास्त्री काल के दौरान एक शाही शक्ति थी। पाल साम्राज्य बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के शहरों को इसके स्वरूप में रखा गया था। तो किसके स्वरूप में रखा गया था? हड़प्पा सभ्यता के शहरों को। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार ग्रिड। किसमें? आयताकार ग्रिड में रखा गया था। दो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास कराया, इसके बाद मॉडर्न में आया, अब फिर प्राचीन में। ठीक है, अभी इसके बाद फिर आप हम आधुनिक भी पढ़ने वाले हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद नाम भी से जाना जाता है? तो ब्रह्म वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अथर्ववेद के बारे में कुछ बातें देखिए। अथर्ववेद को अथर्ववेद भी कहा जाता है। अथर्व एक ब्राह्मण कुल के ऋषि थे जिन्होंने इस वेद के मंत्रों को ग्रहण किया था। अथर्व में विज्ञान, यजुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्रीय गणित और रसायन, संगणक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और भूत प्रेतों से जुड़ा ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। जादू टोना भी किससे मिलता है? पूछा जाता है कि जादू टोना कुल्ले के निम्न में से किस वेद में है? तो किस वेद में? अथर्ववेद में। याद रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध जो सांची स्तूप है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर एक स्थित एक छोटा सा गांव है। अगला है मिलिंद पाहनोक किसने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर दिए थे? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 38 नंबर का नागेश्वर। एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक चिन्ह क्या था? तो राष्ट्रकूट जो था उसका शाही प्रतीक चिन्ह था सुनहरा बाज। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क था वो किस वंश का राजा था? तो कनिष्क था ये किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। किसका? कुषाण वंश का राजा था। तीसरा सही उत्तर होगा। अब देखिए, कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। अब इसमें से कुछ खास बातें हैं जो आपको बता देता हूँ। कनिष्क को कनिष्क प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, पहली बात। दूसरा है कनिष्क ने 127 से 151 ईसा पूर्व तक क्या किया था? शासन किया था। कनिष्क के शासन काल में कुषाण साम्राज्य अपने यानी कि चरमों उत्कर्ष पर था। ठीक है, अगला है कनिष्क के साम्राज्य में वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। कनिष्क की मुख्य राजधानी गंधार के पुरुषपुर पेशेवर में थी। कनिष्क की एक अन्य राजधानी मथुरा भी थी। कनिष्क को बौद्ध धर्म का संरक्षक भी माना जाता था। कनिष्क ने महायान बौद्ध को अपनाया था। कनिष्क ने और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में उसकी भी मेजबानी किया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और ये मेरे पास होगा, ये इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा किसने दिया था? तो हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने इसका नारा दिया था। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं।
तो तिलक के लेख बनने की वजह क्या थी? तो 3 जुलाई 1908 को अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखने पर गिरफ्तार किया था। इन्होंने क्या किया? अपने लेख से लिखा करते थे और इन्होंने नारा दिया था। अगला, दांडी यात्रा कब आयोजित की गई? तो दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? तो 1930 में आयोजित की गई थी। तीसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांडी मार्च यात्रा के बारे में कुछ खास बातें। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। यह यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक गई थी। इस यात्रा को नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा का मकसद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देना था। यह यात्रा 24 दिन तक चली थी। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुई थी यात्रा? ये खत्म हुई थी। ठीक है, और यात्रा किस लिए था? ये नमक के कानून के लिए यात्रा था। इस यात्रा को लाखों भारतीयों ने नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है 1931 में गांधी जी और वायसराय लॉर्ड कर्जन के बीच क्या, इरविन के बीच क्या हुआ था? एक समझौता किया गया और इसके बाद इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अगला है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ये 1932 में आयोजित किया गया था। दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन की तरीके कौन कौन सी हैं? देख लीजिए, तीन गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। इन तीनों के दौरान जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। ये भी पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन किस में हिस्सा लिया था? तो सिर्फ सेकंड वाले में हिस्सा लिया था। सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, अगला है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? तो इनको रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। अगला, वांडीवास का अंतिम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो वांडीवास का जो अंतिम युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। एक यहां से सही उत्तर हो जाएगा। इस युद्ध में अंग्रेज जो क्या कर गए थे? जीत गए थे। ठीक है, कब लड़ा गया था? 22 जनवरी 1960 को तमिलनाडु के वांडीवास में हुआ था। यह इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरे कूट ने किया था। पूछा जाता है कि वांडीवास का जो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच युद्ध हुआ था उसमें जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरे कूट ने किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने? लाली ने किया था। किसने? काम्टे डी लाली ने किया था। अगला है, नील की खेती की दो मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? या दो मुख्य विधियां और हैं तो कौन कौन सी हैं? तो रैयती भी है और निज भी है, तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता कौन थे उत्तर प्रदेश में? ये मदारी पासी थे। कौन थे? मदारी पासी थे। 3 यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सिलसिला शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? तो सिलसिला शब्द है निम्न में से किससे संबंधित है? ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। किससे? सूफी संप्रदाय से संबंधित। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध अगरतला आंदोलन ते भाग किस प्रांत में हुआ था? तो किस प्रांत में हुआ था? ये बंगाल प्रांत में हुआ था। दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्राम आंदोलन किस नाम से शुरू हुआ था? तो किस नाम से शुरू किया गया था? तो ये किस नाम से? ये रक्तहीन क्रांति के नाम से शुरू किया गया था। किससे? रक्तहीन क्रांति के नाम से। यानी कि एक ऐसी क्रांति थी जिसमें रक्त के में नहीं था। जो आचार्य विनोबा भावे थे, इनमें जो जिनके पास, देखिए अब तो क्या हो गया, हमारा देश जब आजाद हो गया इसके बाद लोगों के पास जमीन नहीं थी। जमींदारों के पास ज्यादा जमीन थी और कुछ लोगों के पास एक भी जमीन नहीं थी। तो ये जो आचार्य विनोबा भावे थे, इन्होंने एक अपनी टीम बनाई, एक गांव जाते थे और लोगों को जागरूक करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, निवेदन करते थे कि आप जो है जमीन लोगों को दे दीजिए अगर आपके पास इतनी। सबसे पहले इसके आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरुआत जो है अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुआ था। ठीक है, अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। तो मराठों को किसने हराया? तो मराठों को किसने हराया था? तो जो मराठों को हराया था अहमद शाह अब्दाली ने। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। ये युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस
भाषा समूह से दक्षिण भारतीय भाषाएं संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? तो हमारा सही उत्तर द्रविड़ से संबंधित है। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसने अपने हमलों में अन्य मंदिरों के 17 बार सोमनाथ मंदिर को और लूटा और नष्ट किया था? तो किसने ऐसा किया था? तो किया था महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने किया था। दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध किताब किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की रचना जो है किसने किया था? तो अल बेरूनी ने किया था। किसने? अल बेरूनी ने किया था। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। किताब उल हिंद की, जिसे तरीक उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है लिखी गई थी। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो घोड़े थे उनको दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब घोड़ों में ऐसे निशान दिए जाते थे। अब देखिए, यानी कि घोड़ों को ऐसे दागा जाता था, ये घोड़े की जैसे स्किन पीछे, तो उसमें ऐसे कुछ चिन्ह दे दिए जाते थे। ठीक है, ऐसे चिन्ह दे दिए जाते थे। तो यही कहा जाता था घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो है आपको मैंने आप पता, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की गई थी। बाद में जो क्या प्रचलित भी काफी हुई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो कौन सा स्मारक जो शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा पंचमहल। पंचमहल जो शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। इसे हवा टावर के नाम से भी जाना जाता है। जो पंचमहल है इसे हवादार टावर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। और ये कहाँ बना है? तो फतेहपुर सीकरी महल मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? तो 1571 से 1585 के बीच ये बनवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो फरीद को किस नाम से जाना जाता था? जो फरीद था उसे शेर शाह के नाम से जाना जाता। दूसरा यहाँ से सही उत्तर हो। अगला है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कौन उत्तर और दक्षिण से संबंधित है? तो कौन उत्तर और दक्षिण संबंधित है? तो इंडो आर्यन। क्या? इंडो आर्यन। 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष में आक्रमण की थी? तो किया था। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका हमारा सही उत्तर होगा 1398 में। 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो किल सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ये मैंने आपको करवा दिए 160 प्रश्न। किससे? 160 प्लस ही प्रश्न थे, नंबरिंग बीच में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, और ये जो है रेलवे PYQ है, NTPC रेलवे PYQ है, जो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैं आपको करवा दिए। तो अगर आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। वीडियो आप देखिए और टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। तथा आप तक कुछ सुझाव देना चाहें या बताना चाहें कि आप किस वीडियो पर, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।